हेलो दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ। कुछ टेक्निकल रीज़न के कारण मैं कुछ दिनों से लेक्चर सीरीज़ नहीं बना पा रहा था लॉ के ऊपर। जो मैंने कंपनी लॉ पे लेक्चर सीरीज़ बनाना स्टार्ट करा था, उसके 7-8 लेक्चर्स मैंने बनाए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाने की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था आगे। तो आज से मैं एक नई शुरुआत भी करने जा रहा हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं एक स्पेशल केस के बारे में बात करूँगा। कल जैसा कि हम सब लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने भी न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि जो केशवानंदन भारती थे, उनकी देहांत हो गई। और उनके केसेस में एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस केसेस को हम लोग आज पढ़ेंगे और आज से हम लोग उस केसेस का थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस केस में ऐसा क्या था जो वो लैंडमार्क बन गया हमारे देश के लिए। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो एक सबसे बड़ा रिफॉर्मेटिव जजमेंट माना जाता है। और उस चीज़ को हम लोग एक डिटेल एनालिसिस के साथ आगे मतलब डिस्कस करेंगे। तो आज से मैं उस पर एक लेक्चर सीरीज़ बनाऊंगा जो केशवानंदन भारती केसेस पे ही होगा। एक्चुअली क्या है कि केशवानंदन भारती केसेस इतना छोटा केसेस नहीं है कि हम एक दिन में या एक घंटे में उसे ख़त्म कर दें। उसकी जजमेंट लगभग 750 से 800 पेजेस की है। और उसमें एक लैंड को लेके डिस्प्यूट हुआ था गवर्नमेंट के साथ केशवानंदन जी का, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट दिया। तो कुछ तो होगा। और वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, उस केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हमारे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर। तो उस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या था उस केसेस में जो इतना बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा और वो एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया। तो हम लोग आज से उसको लेकर अपना एक लेक्चर सीरीज़ या फिर डिस्कशन सीरीज़ बनाना शुरू करेंगे। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम लोग कंटिन्यूसली इस सीरीज़ को करते रहेंगे। और इसमें इस जजमेंट से रिलेटेड जितनी भी सेक्शंस, आर्टिकल्स या लॉ आएंगी, हम सब उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और उन सब चीज़ों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए देखेंगे कि आखिर वजह क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट को इस जजमेंट को, इस केस में इतना बड़ा जजमेंट देना पड़ा और ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया। सबसे बड़ा एक जनरल जजमेंट जो सबको पता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को दिया है इस जजमेंट में। आखिर वो बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को देने की नौबत क्यों आई, वो कहाँ से ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, कौन सा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल बन गया। और सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल डिफाइन करना पड़ा और उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जजमेंट देना पड़ा। और पार्लियामेंट के जो पावर थे आर्टिकल 368 के अंदर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर है पार्लियामेंट को उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से ना ही फुल स्टॉप लगाया है और ना ही पार्लियामेंट के पावर को मतलब कम करने की कोशिश की है। इस सबको डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा हम सबको कि आखिर क्या था उस जजमेंट में ऐसा। तो हम लोग शुरू करते हैं उस जजमेंट के बेसिक इंट्रोडक्शन से और इवन उस केस के बेसिक इंट्रोडक्शन से। मैं आपको बताऊं कि केशवानंदन भारती एक मठ के जो थे, वो अपना वो थे हेड जो होता है, वो थे एक मठ के। तो वो हुआ कि जो उनके मठ के नाम से जो प्रॉपर्टी थी, तो केरला गवर्नमेंट, केरला स्टेट की बात है, और केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट में एक लॉ आया था केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। उस एक्ट के तहत केरला के लैंड रिफॉर्म को लेकर मतलब पार्लियामेंट ने कानून लॉ बना दिया था, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसमें जो मठ की प्रॉपर्टी थी उसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई कर लिया था। आपको बता दूं कि 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने लाया था 24th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये कहा गया था कि यदि यदि गवर्नमेंट को किसी मतलब फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना पड़े तो वो आर्टिकल 368 के अंदर उस चीज़ को अमेंड कर सकती है। तो यानी कि जो 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेके आई थी वो खुद के ही फेवर में लेके आई थी और उन्होंने अपने आप को ये पावर दिया था कि हमें यदि ज़रूरत पड़ेगी तो जो फंडामेंटल राइट है हम उसको भी अमेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट में था, उस टाइम ही लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, केरला का लाया गया था। और ये एक्ट तभी लाया जा सकता था जब इस चीज़ को, कहने का मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से बाहर किया जा सकता था, बाहर करना पड़ता तभी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि हम फंडामेंटल राइट को, हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल है कि हम फंडामेंटल राइट को
सीज नहीं कर सकते हैं, कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट को सीज नहीं कर सकती है विदाउट स्पेशल कंडीशन या और इमरजेंसी कोड के अलावा। तो इसको लेकर गवर्नमेंट को एक अमेंडमेंट लाना पड़ा, 24th अमेंडमेंट, और उसके तहत उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हम उसको अमेंड करने की पावर खुद को दे रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट को खुद को वो पावर दिया गया कि वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है 368 के अंदर। और उसके बाद उन्होंने इसको फंडामेंटल राइट को अमेंड करके और राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया। और जिसके बाद लैंड रिफॉर्म एक्ट, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया, जो केरला गवर्नमेंट उस एक्ट के तहत मठ की प्रॉपर्टी को सीज किया, मतलब कि मठ की प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई कर लिया, सीज नहीं कहेंगे, ऑक्युपाई कर लिया, और उसके बदले वो उसे अपना जो भी कंपनसेशन था वो देती, लेकिन वो उस ज़मीन को लेने के लिए फ्री था, यानी कि हम उसे नहीं रोक सकते हैं कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, हम आपको नहीं यूज़ करने देंगे। नहीं, वो गवर्नमेंट को यदि चाहिए एक पब्लिक लार्ज इंटरेस्ट के लिए तो वो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेगा और उसके बदले गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देगा। और 25th अमेंडमेंट के तहत ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। कहने का मतलब ये था कि जो कंपनसेशन देना था गवर्नमेंट को, पब्लिक को, वो कंपनसेशन भी गवर्नमेंट ही मतलब डिसाइड करती। गवर्नमेंट कहने का मतलब पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि आखिर किस ज़मीन के लिए किसको कितना कंपनसेशन देना है, एक वो क्राइटेरिया फिक्स कर देती थी पार्लियामेंट, या की होगी, जिससे कि हम डिसाइड कर पाए कि किसको कितना जाना है कंपनसेशन, किसको कितना मिलना चाहिए कंपनसेशन। और उस संशोधन में 25th अमेंडमेंट में साफ कह दिया गया था कि इस चीज़ को लेके जो कोर्ट के अंदर जाना है वो हम मतलब प्रॉपर्टी के वैल्यू को लेके हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यू आप कोर्ट को डिसाइड करने के लिए या फिर ऐसा कुछ, वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू। 25th अमेंडमेंट। उसके बाद 29th अमेंडमेंट एक्ट आया। सबसे पहले तो 25th अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही जो ये प्रॉपर्टी ऑक्युपाई की गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो मठ की प्रॉपर्टी थी, उसके बाद से ये उन्होंने मतलब कोर्ट को अप्रोच करा था केशवानंदन ने, और अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने की बात कही थी। तो हाई कोर्ट से होते हुए वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग था उनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेके कि आखिर गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी क्यों ऑक्युपाई करेगा, वो नहीं कर सकता। जो 25th और 24th अमेंडमेंट था, तो उन दोनों को चैलेंज किया गया था उसके अंदर। लेकिन बाद में ये हुआ कि जो 29th अमेंडमेंट एक्ट पेंडेंसी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पिटीशन, जो हमारे लैंड जो केशवानंदन भारती का जो वो था पिटीशन था, वो ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 29th अमेंडमेंट एक्ट ला दिया। गवर्नमेंट ने देखा कि इस जो लैंड रिफॉर्म एक्ट ला रहे हैं विभिन्न स्टेटों में, वो ला रहा था उस दौरान, तो उस टाइम उन्होंने देखा कि काफ़ी डिस्प्यूट क्रिएट हो रही है, कि लोग कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कि हम नहीं देना चाहते हैं, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, ऐसा वैसा। तो काफ़ी प्रॉब्लम स्टेट को हो रही थी किसी की प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करने में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पार्लियामेंट से अपना एक दोबारा से अमेंडमेंट एक्ट लाया। 29th अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया कि जितने भी ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉ थी, जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट है, बहुत सारे बिहार स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट है, काफ़ी सारे एक्ट को उन्होंने उठा के 9th शेड्यूल में डाल दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि 9th शेड्यूल में डालने के बाद जो है वो कोर्ट के मतलब कोर्ट को हम अप्रोच नहीं कर सकते उस एक्ट के लिए कि हमें इस एक्ट में ऐसा कुछ हो रहा है और हमें इस एक्ट से सही नहीं हमें न्याय नहीं मिल रहा है, ये एक्ट हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और हम ये चीज़ नहीं करना चाहते, तो वो कोर्ट को अप्रोच करे और कोर्ट फिर उस पर फैसला सुनाए अकॉर्डिंग टू जो भी केसेस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट को काफ़ी परेशानी हो रही थी, कोर्ट में काफ़ी केसेस बढ़ने लगे कि गवर्नमेंट को काफ़ी ऑक्युपाई करने में टाइम लग रहा था। कई बार ऐसा होता था कि कोर्ट पेटिशनर के फेवर में जजमेंट करता था, तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किसी का ज़मीन ऑक्युपाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस मुश्किल को कम करने के लिए 9th शेड्यूल में डाल दिया गया सारे एक्ट को, ताकि इस एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सके कोर्ट में, और इस एक्ट को मतलब इस एक्ट के जो किसी भी प्रोविज़न को चैलेंज नहीं किया जा सके। तो उसके बाद जब पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ था केशवानंदन भारती का लैंड रिफॉर्म को लेकर, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को लेकर, और उसके बाद इसी बीच में ये 29th अमेंडमेंट आ गया। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है जो कोर्ट पे अप्रोच करना, उसको भी उन्होंने सीज कर लिया कि हम इस एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर ये नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट
उस टाइम एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है और कुछ भी कर सकती है, जो जी में चाहे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके के पब्लिक के ऊपर वो एक्ट, वो लॉ, वो कानून थोप सकती है। इसी चीज़ को लेकर जब वो पेंडेंसी के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट से वापस से पिटिशनर ने अपना एक रिलीफ, मतलब एक वो मांगा, मतलब एक रिक्वेस्ट किया उन्होंने दोबारा से कि हमें वापस से एक मतलब अमेंड करने दीजिए अपने पिटीशन में, और क्योंकि लॉ बदल चुका है तो हमें अमेंड करना है, और उस लॉ को साथ में इंक्लूड किया गया। 29th अमेंडमेंट एक्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया उस पिटीशन के साथ, कि इसको भी उसको भी चैलेंज किया गया उस पिटीशन में, कि जो ये 29th अमेंडमेंट एक्ट है जो इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल रहा है, इसको भी, इसकी वैलिडिटी को भी क्वेश्चन करते हुए इसको भी चैलेंज कर दिया गया कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कहने का मतलब टोटल लगभग 9 की 6 को केसेस थे, 6 पिटीशन ऐसे फाइल हो गए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो ये सारे रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म एक्ट को लेके ही था। और जो 25th तो 24th और 29th अमेंडमेंट जो कर रखा था पार्लियामेंट ने, उसकी वैलिडिटी को भी चैलेंज किया गया था साथ के साथ ही, क्योंकि एक दूसरे से वो कनेक्टेड थे। अब मैटर यहाँ से फंसा, और ये मैटर एक लैंड डिस्प्यूट के मैटर्स को छोड़ के एक पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रिंसिपल की बात पे आकर टिक गई। अब बात ये हुआ कि क्या, एक क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि क्या पार्लियामेंट किसी भी तरह की कानून को बना सकती है? वो चाहे तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, वो चाहे तो ऐसा कुछ कानून बना दे कि हम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। मतलब हर तरह की कानून बनाने का आज़ादी यदि पार्लियामेंट को दे दिया जाए तो फिर तो वो अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ करेगा। फिर हमारे संविधान की के जो मतलब एक उद्देश्य है उसको भी खत्म किया जा सकता है, जो फिर हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है हो सकता है कल उसे भी खत्म कर दे पार्लियामेंट। कि पता चला हमारे जो लाइफ जो हमारा फंडामेंटल राइट है, बेसिक फंडामेंटल राइट है, उस सबको ख़त्म कर दे, तो फिर राइट टू लाइफ ख़त्म कर दे वगैरह वगैरह, बहुत सारा हमारा जो भी फंडामेंटल राइट है सबको ख़त्म कर दे, तो फिर इस तरीके से तो फिर आर्बिट्रेरी हो जाएगी पार्लियामेंट की, वो जो चाहेगा वो कर सकेगा। अंडर आर्टिकल 368 के अंदर जो उन्हें पार्लियामेंट को पावर मिला है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है। तो मेन क्वेश्चन आके इस जगह पे टिक गया, और ये क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट को इस केसेस में इतना बड़ा जजमेंट देने के लिए मजबूर किया, और ये सारे केसेस, 6 केसेस एक साथ मिलकर एक बड़ा सा केसेस बना दिया इस एक छोटे से लैंड डिस्प्यूट मैटर्स को। और ये केस बाद में जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया, तो वही जजमेंट, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स को लाया है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल ने हमारे इस केसेस को एक लैंड मार्क जजमेंट बना दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये जजमेंट उन्होंने जब दिया तो उन्होंने अपने एक बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया, और कहा कि पार्लियामेंट हर चीज़ को अमेंड कर सकती है, हर चीज़ को अमेंड कर सकती है। जो आर्टिकल जो 24th अमेंडमेंट था, जो 25th अमेंडमेंट था, 29th अमेंडमेंट था, सबको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जैसा था वैसा ही रखा, उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। साथ के साथ उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल दे दिया उसके अंदर कि पार्लियामेंट हर चीज़ को अमेंड नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट को एक बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही कोई अमेंडमेंट करना होगा। और वो आर्टिकल 368 के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया। लेकिन प्रिंसिपल तो बेसिक स्ट्रक्चर का सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया। कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर से दिए, जैसे हमारे देश की जो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरलिज्म है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, सेक्युलरिज्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दिया। कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए उन्होंने बेसिक, जैसे राइट टू लाइफ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में भी आता है, इसीलिए उसको कभी भी पार्लियामेंट ख़त्म नहीं कर सकता है। तो कुछ चीज़ें जो एक बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के अंदर आती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो ज़रूर बताया उस अपने जजमेंट में, लेकिन उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन होता है वो उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय के साथ और जैसे जैसे समय बदलेगी तो ये बेसिक स्ट्रक्चर भी बदल सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड होगी। इसलिए
उस पर उन्होंने डेफिनेशन देने से मना कर दिया और उन्होंने एक साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि समय समय पे केस टू केस हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्या ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है या नहीं करती है। तो इस केस में फाइनली ये हुआ था कि केशवानंदन भारती तो केस हार चुके थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो अमेंडमेंट करा था, वो एक पब्लिक लार्ज इंटरेस्ट के लिए किया गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बरकरार रखा कि जो सरकार का फैसला है और सरकार का जो पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया है वो एक लार्ज इंटरेस्ट के लिए, लार्ज पीपल के इंटरेस्ट के लिए है, इसीलिए इसको बरकरार रखना सही था और उन्होंने बरकरार रखा। और केशवानंदन वो केस हार चुके थे और जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करी, उनको कंपनसेशन दिया गया जो पार्लियामेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो पार्लियामेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग था, उनको जैसे भी कंपनसेशन देना था वो मिला। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिया वो एक लैंड रिफॉर्म जजमेंट बना, हमारे देश के लिए ही ना सही बल्कि कई अन्य देशों ने भी उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, उस प्रिंसिपल को फॉलो किया। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी अपने बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को फॉलो किया है, जो हमारे जजमेंट, जो केशवानंदन भारती के जजमेंट में दिया गया है। तो ओवरऑल ये कन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होती है, आखिर गवर्नमेंट क्यों ऐसा करना चाहती है और ये किन किन सेक्शनों में गवर्नमेंट को ये राइट मिला हुआ है, क्या है, कैसे ये फ्रिक्शन क्रिएट होता है बार बार कि गवर्नमेंट क्या कुछ भी कर सकती है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे लॉ है जो जैसे NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को ये पावर, पार्लियामेंट को ये पावर मिला हुआ है कि किसी भी क्राइम को वो NSA के अंदर डाल सकते हैं। सब तो हम ये सब देखेंगे आने वाले अगले सीरीज में कि आखिर पार्लियामेंट को ऐसा किस किस सेक्शन में ये कौन कौन सी पावर मिली हुई है और वो कौन से आर्टिकल है जो वो एक दूसरे को कनेक्ट करके उनको पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकता है हमारे लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस हद तक अमेंडमेंट कर सकता है। इन सब पर हम आने वाले लेक्चर सीरीज में देखेंगे और ये सीरीज कंटिन्यूसली चलेगी। अभी मैं ये सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन के ही ऐसे कुछ आर्टिकल्स पे बनाऊंगा जो डायरेक्टली हमारे पब्लिक लार्ज इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमारे बीच इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, चाहे वो लॉ हो, या फिर उसका किस तरीके से मिसयूज़ किया जाता है, वो भी हम मतलब डिफरेंट आर्टिकल और लॉ के साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि आखिर उसका मिसयूज होता क्यों है और क्या मतलब उसको रोका जा सकता है, क्या उसको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो हम समय के साथ देखेंगे आने वाले लेक्चर सीरीज में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।